जय हिंद। 25 दिन के 25 मैराथन में आज 10वां दिन में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब तक हम लोगों ने 950 नंबर तक क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं। आज से हम लोग 951 नंबर से आगे हम लोग कवर करेंगे। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। बता देना चाहता हूँ कि ये बुक जो है ये यूथ कंपटीशन बुक का ये रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब तक रेलवे ने जितनी भी परीक्षा कराई है वो सभी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और सभी क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। एक वयस्क मानव मूत्र में खाली जगह होते हैं। तो कितने होते हैं? ये क्या होते हैं? ये होते हैं 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य उत्पाद होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। एक वयस्क मानव मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया, 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। मानव मूत्र का अगर पीएच का मान की बात करें तो लगभग 6 होता है। वयस्क मानव प्रतिदिन औसतन 1 से लेकर 1.5 लीटर मूत्र को उत्सर्जित करता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है? इनमें से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये श्वासनिका नहीं है। श्वासनिका मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। यह मानव श्वसन संबंधी अंग है, जबकि प्रश्नगत अन्य विकल्प जैसे मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय मानव उत्सर्जन तंत्र के अंग से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे हैं, पादपों में स्तनधारियों की भांति वृक्क जैसे सुप्रभाषित उत्सर्जन तंत्र मौजूद क्यों नहीं होते हैं? तो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वे अपने कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। क्योंकि पादप जो हैं वो कायिक अंगों के माध्यम से वो अपना उत्सर्जन करते हैं। पादप में स्तनधारियों की भांति वृक्क जैसे सुप्रभाषित उत्सर्जन तंत्र मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि वे अपने कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। जड़, तना तथा पत्तियां पौधों के शरीर के ये रचनाएं पौधे के कायिक अंग कहलाते हैं। तो यानी कि उत्सर्जन भी करते हैं इन्हीं संरचनाओं से, इन्हीं के माध्यम से वो उत्सर्जन भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन खाली जगह ml मूत्र उत्पन्न करते हैं। तो कितने करते हैं? तो ये करते हैं 1000 से लेकर 2000 ml तक। एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन 1000 से 2000 मिलीलीटर यानी कि 1 से 2 लीटर मूत्र उत्पन्न करती है। मूत्र मानव व जानवरों में चयापचय का एक तरल उत्पाद होते हैं। तो उसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निष्पादन इकाइयाँ होती है जिन्हें खाली जगह कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? तो ये वृक्काणु कहा जाता है। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में उत्पन्न उत्सर्जी अंग एक जोड़े वृक्क होते हैं जो रुधिर परिसंचरण से उत्सर्जित पदार्थों को हटाने साथ ही साथ रुधिर में लाभदायक तत्वों को बनाए रखने के लिए भली भांति अनुकूलित होते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नालिकाएं होती हैं जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन की उत्सर्जन इकाई भी कहा जाता है। नेफ्रॉन रुधिर में रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करते हैं। आगे डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त के साफ करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम खाली जगह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृत्रिम गुर्दा भी कहा जाता है। डायलिसिस यानी कि अपोहक मशीन का उपयोग डायलिसिस के रोगी के रक्त के शुद्ध करने हेतु किया जाता है। इसे कृत्रिम या गुर्दा भी कहा जाता है। यह मशीन हीमोडायलिसिस मशीन के मध्य रहकर रक्त की शुद्धिकरण करती है। आगे किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन
से किया जाता है, प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। इस प्रतिक्रिया को हीमोडायलिसिस के नाम से जाना जाता है। हीमोडायलिसिस खून से हानिकारक तत्वों को मशीन के द्वारा अलग करने की प्रक्रिया है, जो आमतौर पर स्वस्थ किडनी द्वारा किया जाता है। वही काम किडनी के खराब होने की स्थिति में हीमोडायलिसिस द्वारा किया जाता है। यह किडनी के खराब होने की स्थिति में इलाज के लिए सामान्य रूप से उपयोग में आने वाले तकनीक हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ये श्वासनिका है। आगे हैं, मानवों में वृक्क में खाली जगह द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को हटाया जाता है। तो ये क्या? ये नेफ्रॉन के द्वारा। नेफ्रॉन किडनी के सूक्ष्म रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह एक रीनल कॉर्पस्कल और एक रीनल ट्यूबल से बना है। किडनी का वजन 140 ग्राम होता है। मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क, त्वचा, यकृत और फेफड़े हैं। उत्सर्जन का अर्थ नाइट्रोजनी पदार्थ यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि का निष्कासन होता है। स्वस्थ वायस्क के प्रत्येक वृक्क में 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। इसके द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित उत्पाद को हटाया जाता है तथा रुधिर में आवश्यक पोषक तत्वों को बनाए रखा जाता है। वृक्क का प्रमुख रक्त का कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध करना होता है। तो उसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दा तक रक्त पहुंचाता है? तो कौन पहुंचाता है? तो ये गुर्दे की धमनी। शरीर में ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है। रक्त तरल पदार्थ प्लाज्मा से बना होता है। रक्त विभिन्न रक्त वाहिनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। धमनी तथा शिरा नामक रक्त वाहिनी शरीर के शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त की परिसंचरण तंत्र करती है। धमनी शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। शिराओं में अशुद्ध रक्त वाहिकाएं होती है। रेनल धमनी यानी कि गुर्दे की धमनी के माध्यम से रक्त हृदय से वृक्क तक ले जाया जाता है। वृक्क शिरा यानी वृक्क से रुधिर को एकत्र कर हृदय में पुनः वापस ले आती है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये लीवर की। गुर्दे उत्सर्जन अंग होने के साथ साथ लीवर को पूरकता प्रदान करते हैं। अनार्थिन चक्र लीवर में होने वाले एक ऐसे चक्र है जिसके दौरान अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। यह यूरियोटेलिक जंतुओं में संपन्न होने वाली क्रियाविधि है। किडनी भी यूरिया का उत्सर्जन करने का काम करते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं, नेफ्रॉन संबंध है। नेफ्रॉन किससे संबंध है? तो ये उत्सर्जन तंत्र से। नेफ्रॉन का संबंध उत्सर्जन तंत्र से होता है। प्रत्येक नेफ्रॉन एक मैलिपिगिकाई से बना होता है, जो एक वोमेन सुपुट तथा रुधिर कोशिकाओं के जाल से मिलकर बना होता है। नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। तो उसका राइट हो जाएगा। आगे मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है। तो कौन? तो लीवर यूरिया का स्वाभाविक रूप से निर्माण प्रोटीन के टूटने की प्रक्रिया के दौरान होता है। इस प्रक्रिया की वजह से प्रोटीन में मौजूद अमीनो अम्ल से एमिनो समूह निकाल जाते हैं। ये अमीनो समूह बेहद जहरीले अमोनिया यानी कि NH3 में परिवर्तित हो जाते हैं और इस तरह बनने वाले अमोनिया अंत में लीवर द्वारा यूरिया में बदल जाता है। यूरिया का निर्माण ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है, जिसमें अमोनिया यूरिया में बदल जाती है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये यकृत में होता है। आगे खाली जगह मसाल नालिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है। तो कौन? तो ये मूत्रवाहिनी करता है। मूत्रवाहिनी मसाल नालिकाएं होते हैं जो मूत्र के गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है। वृक्क की भीतरी अवतल धरातल पर स्थित होते हैं। इस गुहा को वृक्क
पैलिवंश कहते हैं। वृक्क पैलिवंश से एक लंबी तथा सक्रिय वाहिनी नाली निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। दोनों ओर की मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलती है। नेफ्रॉन की उत्सर्जन इकाई भी कहते हैं, तो इसका राइट हो जाएगा। आगे, किसी प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ को उन्मूलन करना है, तो क्या होता है? ये वृक्क करता है। वृक्क मनुष्य के उत्सर्जी अंग हैं। शरीर में 2 वृक्क होते हैं। इनका आकार सेम के बीज जैसे होते हैं। इसके बाहरी भाग को कॉस्टेक्स तथा आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 लाख सूक्ष्म नालिकाओं से बना होता है, जिन्हें वृक्क नालिका या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसका प्रमुख कार्य रुधिर से उत्सर्जी पदार्थों को उन्मूलन करना होता है। आगे, मनुष्य के गुर्दे के निष्पादन की इकाई को खाली जगह कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन। आगे, किडनी की संरचनात्मक इकाई है। किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है? ये नेफ्रॉन है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य की उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये गर्भाशय नहीं है। गुर्दे, मूत्रवाहिनी तथा मूत्रमार्ग मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र से संबंधित अंग हैं, जबकि गर्भाशय प्रजनन से संबंधित अंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पत्थरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो कौन सा है? तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट है। किडनी स्टोन को रीनल लिथियासिस या कैलकुली भी कहते हैं, जो अक्सर किडनी से छोटे 2 मिनरल क्रिस्टल के बनने के कारण होते हैं। सामान्यतः ये क्रिस्टल वृक्क में मूत्र मार्ग तक जाते और वहाँ से मूत्र त्याग करते समय बाहर निकल जाते हैं। ये स्टोन्स गुर्दे की पत्थरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो कौन सा अंग है? तो ये गुर्दे हैं। गुर्दा खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, क्योंकि निष्पादन की क्रिया वृक्क के संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन के कोशिका गुच्छ में संपन्न होती है। श्वसन तंत्र में नसा, कोठर, कंठ, श्वासनली, श्वासनी, फेफड़ा आते हैं। सांस के माध्यम से शरीर के प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन पहुंचता है जो तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। शिराएं अशुद्ध रक्त की वहन करती है और धमनी शुद्ध रक्त विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे, नेफ्रोलॉजी खाली जगह के साथ जुड़ा हुआ है। नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है गुर्दे के साथ जुड़ा हुआ है। नेफ्रोलॉजी गुर्दे या वृक्क से संबंधित है। गुर्दे का कार्य शरीर के स्वच्छ रखने हैं। ये रक्त में से मूत्र बनने का महत्वपूर्ण कार्य गुर्दे करते हैं, तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे, कौन सा रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो कौन सा रोग? तो गुर्दे की खराबी यानी किडनी की खराबी में इसका उपचार के लिए इसका किया जाता है। वृक्क के कोशांग क्रिया के फलस्वरूप रक्त की यूरिया एकत्रित हो जाते हैं, जिसे यूरेमियम कहते हैं, जो कि अत्यंत हानिकारक है। इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन हीमोडायलिसिस द्वारा होता है। रक्त अपोहन के प्रक्रम में रोगी की धमनी से रक्त निकलकर उसमें अपोहन हिपेरिन जैसे कोई थक्का रोधी मिलकर अपोहनकारी इकाई में भेजा जाता है, जिसे कृत्रिम वृक्क कहते हैं। इस इकाई में कुंडलित सेलोफेन नली होते हैं और यह ऐसे द्रव्यों से घिरे रहते हैं जिसका संगठन नाइट्रोजनी अपशिष्टों को छोड़कर प्लाज्मा के समान होते हैं। छिद्रयुक्त सेलोफोन झिल्ली से अपोहनी द्रव्य में अणुओं का आवागमन सांद्र प्रवणता के साथ होते रहते हैं, तो उसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे है, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो ये गुर्दे की। डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को खाली जगह संबंधी गंभीर समस्या होती है। तो किससे? तो ये गुर्दे की समस्या जब किसी को हो जाता है तब इसका उपयोग किया जाता है। आगे है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन संबंधित है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन किससे संबंधित है? तो ये उत्सर्जन तंत्र से।
अल्ट्राफिल्ट्रेशन उत्सर्जन से संबंधित है। यह अल्ट्राफिल्ट्रेशन की क्रिया वृक्क में होते हैं। इस क्रिया के द्वारा मानव वृक्क रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है वास डिफ्रेस खाली जगह से आने वाले ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मूत्राशय। मूत्राशय वह आंतरिक अंग है जो मूत्र विसर्जन के पहले वृक्क द्वारा निर्मित मूत्रों की इकट्ठा रखता है। वास डिफ्रेशन मूत्राशय से आने वाले ट्यूब के साथ संयुक्त होता है ताकि मूत्र मार्ग एक सामान्य मार्ग बन सके। आगे हम मूत्र त्याग को उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। तो किससे? तो ये मांसपेशी मूत्राशय के यांत्रिक नियंत्रण में होने पर। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क में रज्जु और इससे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। मूत्र त्याग की उत्तेजना एक अनैच्छिक क्रिया है जिसका नियंत्रण मांसपेशी मूत्राशय के आंतरिक नियंत्रण में होने पर होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे उस विकल्प को चुनें जो अन्य तीनों से अलग है। इसमें से उस विकल्प का चुनना है जो तीनों से अलग है। हो जाएगा ये हो जाएगा निश्चल कणिकाएं। निश्चल कणिकाएं हो जाएगा। प्रत्येक स्तनधारियों के नेफ्रॉन में एक वृक्क कणिकाएं होती है। इसका कणिका के अंदर एक दोहरी दीवार वाली प्योलीनुमा आकृति होती है जिसे वोमेन कैप्सूल कहते हैं। वोमेन कैप्सूल से पीछे की ओर एक लंबी संवलित नालिका निकली होती है जो क्रमशः दो भागों समीपस्थ तथा दूरस्थ संवलित नालिकाएं परस्पर जुड़कर संघीय नालिका बनाती है जो मूल को वृक्क द्रोणी में ले जाती है जहाँ से मूत्रवाहिनी में निकलती है। जबकि निश्चल कणिकाएं एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। निश्चल जो न्यूरॉन में पाई जाती है। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये कोरोनरी धमनी हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त परिवहित करती है। यह परिसंचरण तंत्र का भाग है। हेपेटिक शिरा गुर्दे की धमनी तथा पल्मोनरी शिरा उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं। उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख कार्य शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट से बाहर करना है। उपचायी क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। आगे हैं खाली जगह गुर्दे की नालिका की परत में मौजूद होते हैं। तो कौन होते हैं? तो ये क्यूबोइडल एपिथेलियम होते हैं। क्यूबोइडल एपिथेलियम गुर्दे की नालिका की परत में मौजूद होते हैं। इन क्यूबोइडल कोशिका में बड़े गोलाकार और केंद्रीय नाभिका होते हैं। क्यूबोइडल कोशिका गुर्दे नालिकाओं ग्रंथियों की नालिकाओं अंडाशय और थायराइड ग्रंथि में भी पाई जाती है। तो उसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे मानव में वृक्काणु की कार्य निम्न में से क्या है? तो क्या है? यह है उत्सर्जन। मानव वृक्क में वृक्काणु की कार्य उत्सर्जन करना है। उपचायी क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। वृक्क के अन्य प्रमुख कार्यों में रक्त की शुद्धिकरण, शरीर में पानी की संतुलन, अम्ल एवं क्षार का संतुलन, रक्त कणों का उत्पादन में सहायता आदि शामिल है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे है खाली जगह एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। तो कौन है? तो ये मूत्रमार्ग मूत्राशय में स्थित आंतरिक मूत्रमार्गीय छिद्र से लेकर बाह्य मूत्रमार्गीय छिद्र तक फैली हुई एक नली होती है जिसे होकर मूत्र बाहर निकलती है। पुरुषों में मूत्रमार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नली होते हैं जो मूत्र तथा वीर्य दोनों के लिए उभय मार्ग का कार्य करता है। और महिलाओं में मूत्रमार्ग लगभग 4 सेंटीमीटर यानी 1.5 इंच लंबी होती है जो केवल मूत्र तंत्र का कार्य करती है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। अब है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। नीचे चित्र में कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरु रज्जु की स्थिति को दर्शाता है? तो इनमें से कौन सा है? तो ये है संख्या 4 यानी कि यहाँ पे
यहाँ पर दर्शाता है। आगे ग्रहणग्राही। ग्रहणग्राही खाली जगह की अनुभूति में सहायक होते हैं। तो कौन? ये गंध होते हैं। ग्रहणग्राही गंध की अनुभूति में सहायक होते हैं। यह हमारी नाक में स्थित होते हैं। गंध के अणु विशेष तंत्रिका कोशिकाओं की उत्तेजित करते हैं, जिन्हें प्राण संवेदी न्यूरॉन्स कहा जाता है। नाक के अंदर मिलियन कोशिकाएं होती हैं। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी को अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? कौन करता है? तो ये पश्च मस्तिष्क करते हैं। मानव का मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। आगे निम्न में से कौन सा भाग आंखों में एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा है? तो ये आइरिस होते हैं। आइरिस आंखों के एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। आइरिस नेत्र का रंगीन हिस्सा है जो नेत्र का रंग द्रव देता है। आइरिस आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का मात्रा को नियंत्रित करता है। यह प्रकाश किरण को रेटिना में केंद्रित करता है। आगे नीचे दिए गए कोशिकाओं को पहचानें। तो ये कौन सा कोशिका है? तो ये पेशी कोशिकाएं। प्रश्न में संदर्भित चित्र तंत्रिका कोशिका को प्रदर्शित करता है। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन के रूप में भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से शरीर के विभिन्न भागों में सूचना प्राप्त करने और प्रसारित करने में शामिल है। आगे टेटेनस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले खाली जगह के कारण होते हैं। तो किसमें? तो ये जीवाणु की टेटनस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले जीवाणु के कारण होते हैं। इसमें मांसपेशियों में विशेष रूप से जबड़े और गर्दन संकुचन होते हैं। टिटनेस इलेक्ट्रोस्टेडियम टिटेनी जीवाणु के कारण होते हैं। ये शरीर के बाहर भी रह सकते हैं और वातावरण में दूर दूर तक फैलते हैं। इनके शरीर में प्रवेश करने के बाद टिटनेस बैक्टीरिया दोगुने हो जाते हैं तथा टिटनेस्पेसिस नामक विष पैदा करते हैं। इस प्रकार के जहर को न्यूरोटॉक्सिन कहते हैं, जो पूरे शरीर में फैल जाता है और जिसने टिटनेस का लक्षण समान दिखाई देने लगता है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे अंतग्रंथन वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका खाली जगह आवेग गुजरता है। तो कौन सा है? तो ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक अंतग्रंथन कोशिका के बीच कनेक्शन के कार्य करता है, जो तंत्रिका आवेश के संरचना की अनुमति देता है। अंतग्रंथन वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आवेश को संचरित रखता है, जहां तंत्रिका कोशिका ग्रंथि और मांसपेशियों की कोशिकाओं के साथ इंटरफेस करती है। आगे श्वसन, लार, स्रावन और क्रमाकुचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं खाली जगह द्वारा नियंत्रित होती है। तो किसके? तो मेरु शीर्ष के का। मेरु शीर्ष पश्च मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो श्वसन, रक्त वाहिकाओं के कार्य तथा अनैच्छिक जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आगे न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होता है? न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होता है? तो ये डेट्राइट में तंत्रिका कोशिकाएं के डेट्राइट से सूचना प्राप्त होती है। न्यूरॉन कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान व विश्लेषण करना है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो कौन सा भाग? तो ये अस्थबंध जोड़ता है। अस्थबंध एक संयोजी ऊतक है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। डेंटन भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश के मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो कौन सा? ये कर्निया है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्रीव पर्दे जैसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। इस पर
प्रतिबिंब बनता है। आँख में प्रकाश के प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करने वाला भाग कर्निया कहलाता है। कर्निया से ही प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। यह आँख की सबसे बाहरी लेंस है जो आँख में प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करता है। आँख दान करने के संबंध में कर्निया का ही दान किया जाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई है? तो कौन से हैं? ये न्यूरॉन्स हैं। प्रेरण संवहन के लिए विशिष्टकृत कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। न्यूरॉन्स भ्रूण की एक्टोडर्म से बनती है। जो यह तंत्रिका ऊतक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। न्यूरॉन कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा है जो न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? तो ये शंकु न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका का हिस्सा नहीं है। तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत द्वारा होता है। तंत्रिका कोशिका कई तरह के विशिष्ट तंत्रिका होते हैं, जैसे सेंसरी तंत्रिका कोशिकाएं, अंतर तंत्रिका कोशिकाएं, गतिजनक तंत्रिका कोशिकाएं होते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं एक विकृत होने अल्जाइमर्स जैसी बीमारी का कारण होती हैं। कोशिका काय, तंत्रिका काक्ष, शाखिका आदि न्यूरॉन के मुख्य भाग होते हैं। आगे पेंस मानव के किस भाग का भाग है? पेंस मानव के किस भाग का भाग है? तो ये मस्तिष्क का भाग होते हैं। पोन्स जो हैं, पोन्स मानव के मस्तिष्क का भाग है। यह पोन्स ब्रेन के या अनुमस्तिष्क के दोनों भागों को आपस में जोड़ता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो यह पक्षाम्भी पेशियाँ। मानव नेत्र का भाग जो है वो नोदरत, पुतली, तंत्रिका, काछाव, द्रव, स्वच्छ मंडल, पातारिका, दृष्टिपटल, क्रिस्टलीय लेंस आदि मानव नेत्र का कर्निया भाग का दान किया जाता है। पक्षाम्भी पेशियाँ यानी कोक्लाओ मध्य कान का हिस्सा होता है। आगे निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है? जो परिवर्ती कोशिकाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों का मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो कौन है? तो ये मेरुज्जु है। मेडुला ऑब्लिंगेटा का पिछला भाग मेरुज्जु बनता है। मेरुज्जु तंत्रिका तंतुओं से बना होता है। मेरुज्जु का धूसर पदार्थ तंत्रिका कोशिकाओं, उनके डेंड्रान्स तथा न्यूरोमिल्सिया प्रोद्रो का जबकि श्वेत पदार्थ मेडुल्लैंडेड तंत्रिका तंतुओं और न्यूरोमेलिया सर्वोर्ध्व का बना होता है। मेरुज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है तथा मस्तिष्क से आने जाने वाले उत्पादों को संवहन करती है। आगे न्यूरॉन्स की शाखा जैसे संरचना को खाली जगह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ये शाखिका कहा जाता है। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिकाएं होते हैं जिसमें एक कोशिका शरीर होते हैं जिससे सोमा कहा जाता है। इन तंत्रिका कोशिकाओं में दो महत्वपूर्ण और विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें अक्षांश तंतु और डेंड्राइट कहा जाता है। डेंड्राइट न्यूरॉन्स की छोटी शाखा जैसे संरचनाएं होते हैं जो अन्य न्यूरॉन्स में अक्ष तंतु, टर्मिनल या अन्य तंत्रिका कोशिका से प्राप्त विद्युत रासायनिक आवेगों के न्यूरॉन्स के सेल बॉडी या सोमा तक पहुंचाते हैं। आगे मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती है? कितने होते हैं? तो ये 31 जोड़े होते हैं। मानव शरीर में वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा किसी चीज को याद रखने के साथ ही विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। पराधीन तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुज्जु से निकलने वाले तंत्रिका का बना होता है। मस्तिष्क से निकलने वाले सभी
कपालीय तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली सभी तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिकाएं कहलाती है। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं एवं 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती है। आगे है मास्तविक का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? कौन सा करता है? तो ये मज्जा करता है। मेडुला मास्तविक स्तंभ का सबसे नीचा वाला भाग होता है। यह शरीर की ओर से पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना या मेरुरज्जु के बीच स्थित होता है। मेडुला में हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, रुधिर वाहिनियों का व्यास, सांस लेने के दर, भोजन निगलना, खांसना, छींकना, हिचकी, जीव की गति आदि को सामान्य केंद्र होते हैं, जो कि मानव के इन क्रियाओं का नियमन करते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे आँख का वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? लेंस कहा जाता है। आँख का वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करते हैं, उसे लेंस कहा जाता है। आगे रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रक्त स्थान होते हैं जो खाली जगह में पाया जाता है। तो किसमें? तो माइलिनीकृत एक्सोन होते हैं। रेनवियर के नोड्स श्वसन कोशिकाओं के माइलिन इंसुलेशन के बीच पाए जाने वाले रिक्त स्थान हैं। माइलिनीकृत ऑक्सन एक्सोन में पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन के धुरी को अपवर्तित करते हैं। श्वसन कोशिकाओं को ग्लियल कोशिकाएं भी कहा जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे निम्नलिखित में मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचार का संग्रह होता है? तो कौन सा हिस्सा है? तो ये अग्र मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, एक अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क होते हैं। मानव का अग्र मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। ये होता है एक ग्रह मस्तिष्क, परम मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क का उपखंड होते हैं। तो उसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे है खाली जगह मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है। कौन सा भाग है ये? तो ये है अग्र मस्तिष्क। इनमें से कौन सा अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट निहित होते हैं? हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक भाग है जिसमें विभिन्न कार्यों के साथ कई छोटे नाभिकीय होते हैं। हाइपोथैलेमस के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक तंत्रिका तंत्र को पिट्यूटरी ग्रंथि के माध्यम से अंतःस्रावी तंत्र से जोड़ना है। सभी कैसरुकी दिमाग में हाइपोथैलेमस होते हैं। मनुष्य में यह एक बादाम के आकार की होती है। वहीं पर अगर पीनियल ग्रंथि की बात करें तो पीनियल ग्रंथि एपिफिसिस या तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। पृष्ठवंशी मस्तिष्क में स्थित एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह सेरोटोनिन उत्पन्न मेलाटोनिन को पैदा करता है। आगे मूत्र युग्मन और दुर्वांशें किससे संबंधित हैं? तो यह स्नायु कोशिका से संबंधित हैं। तंत्रिका कोशिकाएं तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होते हैं। मनुष्य की शरीर में इनकी संख्या लगभग 100 अरब होते हैं। इनकी अधिकांश संख्या मस्तिष्क में होते हैं। ये भ्रूण की न्यूरोब्लास्ट कोशिकाओं से बनती है। इनमें उत्तेजनाशील विशेष रूप से विकसित होते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सी ऐच्छिक क्रिया नहीं है? इनमें से कौन सी ऐच्छिक क्रिया नहीं है? तो यही हृदय की धड़कन। वे सभी क्रियाएं जो मनुष्य का नियंत्रण होता है स्वैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे बेलना, वस्तु लेना, चलना, मुट्ठी को बंद करना, एक कुर्सी को चलाना, लिखना आदि स्वैच्छिक क्रियाएं हमारे स्वच्छ इच्छा एवं सोच द्वारा नियंत्रित होती है। जबकि अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो स्वतः ही होते रहते हैं।
एवं इन पर मनुष्य का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। इनमें हृदय का धड़कना, सांस लेना, भोजन का पचाना आदि प्रमुख क्रियाएं होते हैं। आगे है ईसीजी, खाली जगह द्वारा उत्पादित विद्युत बलों का महसूस करता है। तो कौन सा? तो ये हृदय। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। ईसीजी का उपयोग हृदय की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की गति को चेक करने के लिए किया जाता है, जो एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। आगे इनमें से कौन सा हृदय की समस्या को निदान करने में मदद करता है? कौन सा करता है? तो ये ईसीजी। ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? तो ये हृदय की जांच की जाती है। आगे मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो किसके? तो ये मेंडुला के द्वारा। शरीर के किसी अंग की क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाते हैं। इन क्रियाओं पर नियंत्रण मेंडुला द्वारा किया जाता है। मेंडुला में अनेक तंत्रिका तंत्र होते हैं जो हृदय के स्पंदन या हृदय की धड़कन, रक्तचाप, श्वसन दर पर नियंत्रण रखते हैं। मस्तिष्क के इसी भाग में विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों के स्राव इत्यादि का नियंत्रण होते हैं। आगे हैं स्वैच्छिक क्रियाओं के लिए सुनिश्चित अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए खाली जगह उत्तरदायी होते हैं। तो कौन होते हैं? तो ये अनुमास्तिक होते हैं। स्वैच्छिक क्रियाओं के लिए अनुसूचित अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अनुमास्तिक उत्तरदायी होते हैं। आगे मनुष्य में ताप नियमन को खाली जगह द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। आगे हैं मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो कौन सा होता है? तो ये सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। इसे प्रोजोनसिफ्लान भी कहते हैं। यह मुद्रा, सामान्य संतुलन, ऐच्छिक क्रियाएं की गतियों इत्यादि का नियंत्रित करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। यह शरीर में के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रित करता है। आगे हमारी आंखों में लेंस का काम है। हमारे आंखों में लेंस का काम क्या होता है? आंखों की फोकस दूरी को बदलना। हमारे आंखों में लेंस का काम आंखों की फोकस दूरी को बदलना होता है। जब किसी वस्तु को चलने वाले प्रकाश की किरणें कर्निया पर पहुंचती हैं तो अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है, जिसे रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है तथा वस्तु हमें सीधी दिखाई देता है। आगे है रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होते हैं, क्या कहलाता है? तो ये गार्तिकी कहलाता है। आगे कर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो ये आँख में पाया जाता है। मानव के आँख के निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों के अनुकूलन की विशेषताओं को क्या कहते हैं? इसका क्या कहते हैं? सामंजस्य कहा जाता है। पास और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों का अनुकूलन की विशेषता सामंजस्य कहते हैं। निकट दृष्टि दोष आँखों में होने वाले एक ऐसे विकार हैं जिसमें नज़दीक की वस्तुओं तो साफ साफ दिखाई देते हैं किंतु दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है। आँखों में यह दोष उत्पन्न हो जाने पर प्रकाश के समांतर किरण पुंज आँख द्वारा अपवर्तित के बाद रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बना देते हैं। इस कारण दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है। आगे है सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी खाली जगह है, कितना है? तो ये 25 सेंटीमीटर है। सामान्य आँख की दृष्टि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होते हैं। आँख का वह गुण जिसके कारण आँख का लेंस उसकी फोकस दूरी परिवर्तित करने में समर्थ होता है। आँख का वह समझन क्षमता
आगे हैं, जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाले वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति में खाली जगह होता है। इस स्थिति में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाले वस्तुओं को देख पाए तो इस स्थिति में निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसका कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है। इसके निवारण के लिए उपयुक्त लेंस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा आँख का एक विकार है? तो कौन सा है? तो ये निकट दृष्टि दोष है। आगे है, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों की इस्तेमाल किया जाता है? नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो कितनी? ये 6। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें 4 सीधी, 2 तिरछी पेशियाँ होती हैं। सीधी पेशियों में मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस होते हैं। तिरछी पेशियों में सुपीरियर ऑब्लिक पेशी, इंफीरियर ऑब्लिक पेशी होते हैं। आगे मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इसका वजन कितना होता है? शरीर के कुल वजन का 2% होते हैं। मानव मस्तिष्क का तंत्रिका कोशिकाओं का एक समूह होता है जो सिर से क्रेनियम नामक हड्डी में बंद होता है। इसमें कोशिका की संख्या लगभग स्थिर रहता है। मानव मस्तिष्क का वजन उसके शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। आगे हैं, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? इनमें कौन सत्य है? तो ये रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब उल्टा होता है। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब उल्टा होता है एवं वास्तविक बनता है। वास्तविक बनने का संदेह दृष्टि तंत्रिकाओं द्वारा वास्तविक तक पहुंचता है और वहां से उसे वस्तु का शक्ल के रूप में समझा जाता है। रेटिना पर उल्टे रूप में पड़ती है। इस तरह में वस्तु उल्टा नहीं बल्कि सीधी दिखाई देती है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अनुवास्तविक के बारे में सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो यह वास्तविक का काफ़ी छोटा भाग है, लगभग 25% है। अनुवास्तविक पश्च वास्तविक का ऊपरी भाग होता है। यह वास्तविक का लगभग 11% होता है जो पॉन्स और मेडुला ऑब्लिगेंटा से बना होता है। अनुवास्तविक वास्तविक का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। यह वास्तविक के आधार पर उसके नीचे स्थित होता है। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है और पेशीय को क्रियाओं में सामान्य बनाए रखने का कार्य करता है। आगे है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितने देर तक बना रहता है? तो कितने? तो 0.1 सेकेंड। मानव मस्तिष्क का ध्वनि का संवेदन 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। आगे मैंने अपने हाथ को आगे से वापस खींच लिया। इस तरह की कार्यवाही के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो कौन सा होते हैं? तो ये मेरुदंड होते हैं। हाथ को आगे के वापस खींच लेने में हमारे शरीर का मेरुदंड जिम्मेदार है। सुषुम्ना के धूसर द्रव में संवेदी सूचना युग्मना बंधों द्वारा ज्यों की त्यों निकटवर्ती चालक तंत्रिका में स्थानांतरित हो जाती है, अर्थात यह चालक प्रेरण बन जाती है। चालक कोशिकाओं के संवेदी सूचना को दैहिक संवेदिक तंतु संबंधित सुषुम्नीय तंत्रिका के पृष्ठ मूल से होकर सुषुम्ना में पहुंचता है। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे है, मस्तिष्क भी शरीर का सामान्य केंद्र है। तो ये मुख्य हो जाएगा। मस्तिष्क अधिकांश जीव जंतुओं के शरीर का आवश्यक अंग है। मनुष्य का मस्तिष्क सर्वाधिक विकास होता है। वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग 1350 से लेकर 1400 ग्राम होता है। यह खोपड़ी की कपाल गुहा में आरक्षित रहता है तथा यह पूरे शरीर का समन्वय करता है। मानव मस्तिष्क का 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क होते हैं। आगे निम्न में से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है? कौन सा है? तो ये हो जाएगा शंकु कोशिकाएं। आगे मानव मस्तिष्क का
ग्राम में वजन कितना होता है, तो ये कितने होते हैं, तो ये 1200 से लेकर 1400 ग्राम होते हैं, 1200 से लेकर 1400। आगे अनुमास्तिक से संबंधित है, अनुमास्तिक से संबंधित है, इसमें से कौन सा संबंधित है, पश्चिमास्तिक का भाग अनुमास्तिक को मेटेनसिफ्लॉन भी कहते हैं। यह सामान्य संतुलन, ऐच्छिक पेशियों के गतियों इत्यादि का नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना तथा ऐच्छिक पेशियों के संतुलन पर नियंत्रण करना होता है। आगे खाली जगह आँखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। तो कौन करता है, तो ये सेलियरी बॉडी आँख का एक हिस्सा है जिसमें सिलियरी मांसपेशी शामिल होते हैं जो लेंस के आकार और सिलियरी एपिथेलियम को नियंत्रित करती है तथा इक्वास हुर्मर का निर्माण करती है। इक्वास हुर्मर आँख में लेंस और कॉर्निया के बीच नेत्र गोलक में पाए जाने वाले साफ तरल पदार्थ होते हैं। आगे है खाली जगह ऊतक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करता है और संचालन करता है। तो कौन, ये नर्वस करता है। जंतुओं में गति का नियंत्रण और सामान्य का कार्य तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों द्वारा किया जाता है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन का एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने में सक्षम है। आगे इनमें से कौन सा एक तंत्रिका कोशिका है, इनमें से कौन सा है, तो ये न्यूरॉन्स हैं। तंत्रिका आवेग का प्राकृतिक होती है, किस प्रकार की होती है, तो ये विद्युत रासायनिक होते हैं। तंत्रिका तंत्र संवेदी अंग तंत्रिका अस्थिमज्जा मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होते हैं। तंत्रिका तंत्र से निकलने वाले तंत्रिका आवेग की प्राकृतिक विद्युत रासायनिक होते हैं। आगे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये पुतली के द्वारा किया जाता है, पुतली के द्वारा। आगे पुतली खाली जगह का एक हिस्सा है। पुतली किसका हिस्सा है, तो ये आँख का, तो ये आँख का हिस्सा है। आगे खाली जगह खांसी और छींकने जैसे अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है, तो ये मज्जा करता है। शरीर या शरीर के किसी अंग को क्रियाएं उन्हें कम अपने इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते, इन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। खांसी, छींकना, श्वसन, हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। अनैच्छिक क्रियाओं की गतिविधियों का नियंत्रण मेरुरज्जु या मज्जा द्वारा किया जाता है। आगे खाली जगह दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। तो क्या होता है, सिनेप्स होते हैं। सर न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो 3 भागों से मिलकर बनती है। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्स द्वारा होता है। एक सिनेप्स का निर्माण पूर्व सिनेप्ट न्यूरॉन तथा पश्च सिनेप्ट न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है जो कि सिनेप्ट दरार द्वारा विभक्त हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं दो न्यूरॉनों के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं, तो सूत्र युग्मन कहते हैं। सूत्र युग्मन। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है जिन्हें कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, ये दुमिकाएं कहा जाता है। दुमिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों का वहन करने वाले मूल इकाई है। यह विशेष रूप से लंबी होती है। इसमें जीवद्रव्यों से घिरा हुआ केंद्रक होता है। जीवद्रव्यों में सेंट्राइड्स नामक अनेक छोटी छोटी कोशिकाएं निकलती है जिसे दुमिकाएं कहते हैं। इन शाखाओं में से एक शाखा अधिक लंबी होती है जिसे तंत्रिका या एक्सोन कहते हैं। यह संदेशों का कोशिका से दूर ले जाते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा
अनुमास्तिक के लिए सही नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो ये है, यह बोलने या देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों से नियंत्रित करता है। आगे है, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो ये किस तरह से होता है? मानव नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश का मानव नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश के प्रति क्रिया करता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे खाली जगह एक द्विवारक है जो आंख में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है। तो कौन है? ये पुतली है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा परम वास्तविक के बारे में सही नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा, परम वास्तविक मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है। वास्तविक मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है। वास्तविक को मुख्यतः 3 भाग में विभाजित किया जाता है, यथा अग्रमास्तविक, मध्यमास्तविक तथा पश्चमास्तविक। मास्तविक अग्रमास्तविक का हिस्सा होता है जो वास्तविक का लगभग 80% होता है तथा यह वास्तविक का अग्र, शीर्ष तथा पार्श्व भाग बनता है। सोचना, समझना, स्मरण, प्रेम, घृणा, भय आदि का नियंत्रण व सामान्य वास्तविक द्वारा ही होता है, जबकि मांसपेशियों की गतिविधियों का नियंत्रण पश्च वास्तविक द्वारा किया जाता है। आगे निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियों कार्य विनियत होती है? तो किसमें होते हैं? तो ये होते हैं मेढक का कूदना और हाथ से लिखना। तो ये होते हैं। आगे है पित्रा खाली जगह का बाह्य भाग है। पित्रा खाली जगह का बाह्य भाग है। तो किसका होते हैं? पित्रा कान का बाह्य भाग है। कान मानव व अन्य स्तनधारी प्राणियों में श्रावण प्रणाली का मुख्य अंग है। पित्रा ध्वनि तरंगों का एकत्रित करके बाह्य कर्ण पिट्स में भेजता है। यह बाह्य कर्ण में पाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग कवर करेंगे। तो आज की वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।